बच्चों लोग लास्ट सेशन तक वो लोग समझ में आ चुका है कि डी ब्लॉक में अगर हम बात करते हैं तो अलोंग द जो पीरियड मूव करते हो तो ये बढ़ता क्यों है, क्योंकि अनपेल्ट्रॉन आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इस लॉजिक से आपका बीच वाला जो पॉइंट है यानी यहाँ पे आपका ये D5 है, तो D5 है, यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होना चाहिए था, बट हाईएस्ट नहीं है, यहाँ पे डिप कर रहा है, यहाँ पे डिप कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिप क्यों कर रहा है हमको जानना है। इसका मैं रीजन क्या बताया था आपको कि D5 पॉइंट पे क्या होता है, एक एक्सचेंज एनर्जी होता है। ठीक है, D5 पॉइंट पे क्या होता है, चलो एक एक्सचेंज एनर्जी होता है। उस एक्सचेंज एनर्जी को अगर देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करना चाहता है आपस में, तो ये आपस में एक्सचेंज करना चाहेगा, तो ये आपस में ओवरलैप नहीं करना चाहेगा, आपस में ओवरलैप नहीं करना चाहेगा, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो एक्सचेंज एनर्जी है ओवरलैपिंग को क्या कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। यानी यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होना चाहिए था ये ऑकर नहीं करता है। क्यों ऑकर नहीं अच्छा से करता है, ड्यू टू एक्सचेंज। तो ऑकर नहीं करने का रीजन ड्यू टू एक्सचेंज। ठीक है, इसलिए क्या होता है, MnTc और Re में हाईएस्ट मल्टीपल होना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ डी का अनपेल्ट्रॉन, बट इनमें क्या होता है ड्यू टू एक्सचेंज ये आपस में ओवरलैप नहीं करता है, ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेगा, तो क्या होता है इसका बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, उसका बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, इसलिए क्या होता है डिक्रीज करता है। ठीक है, ये रीजन आपको समझ में आ चुका है। आप तो ये आपको ध्यान देना है, अब ध्यान देना। अब हमको और क्या एक्सट्रैक्ट करना है इन्फॉर्मेशन, तो हमको और जानना है कि जब हम ऊपर से नीचे यानी जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो वैल्यूज इंक्रीज क्यों कर रहा है, जबकि एस ब्लॉक में क्या होता था, डिक्रीज करता था, बट यहाँ पे देखोगे वैल्यूज क्या हो रहा है, वैल्यूज आपका इंक्रीज कर रहा है, डाउन द ग्रुप में वैल्यूज इंक्रीज कर रहा है। कहीं भी देखो, कहीं भी एक्सेप्शन नहीं है, हर जगह इंक्रीज कर रहा है, हर जगह इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आखिर इंक्रीज क्यों है हमको समझना है, तो ध्यान देना, इसे समझने का लॉजिक समझोगे आप लोग। तो जब हम बात करते हैं इंक्रीज का रीजन क्या हो सकता है, तो ध्यान देना। तो देखो यहाँ पे अगर जब हम बात करते हैं 3D फैमिली यानी फर्स्ट डी सीरीज, बात करें फर्स्ट डी सीरीज का, फर्स्ट सीरीज, ठीक है, यानी 3D सीरीज का। 3D सीरीज में होता क्या है, जैसे बात करते हैं तो आपका एलिमेंट में क्या होता है, जैसे आपके पास 3D होता है, 4s एंड 3D होता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं किसका, सेकंड सीरीज का, सेकंड सीरीज मतलब 4D सीरीज का, तो 4D सीरीज का अगर हम बात करेंगे चलो, तो होता क्या है, यहाँ पे फिलअप क्या होगा, तो यहाँ पे 5s फिलअप होता है, उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे 4D होता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, जैसे जैसे आप ऑर्बिटल आपका ऑर्बिट दूर जाता है, यानी जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो ना, ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी गैप है डिक्रीज करता है। जैसे यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे एनर्जी गैप कितने का है, काफी ज्यादा आपको दिख रहा है एनर्जी गैप, बट यहाँ का जो एनर्जी गैप है बहुत घट रहा है। ठीक है, काफी कम है। इसको आप ऐसे सोच सकते हो, आप लोग पढ़े होगे हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल, आप लोगों को याद होगा कुछ। ठीक है, तो बात करते हैं हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल का, तो हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल अगर कुछ को याद होगा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हाइड्रोजन एनर्जी लेवल अगर आपको याद होगा तो आपका जो N1 है यानी फर्स्ट लेवल है, उसका एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट का। सेकंड लेवल, सेकंड का कितना होता है, -3.4। ठीक है, थर्ड का कितना होता है, तो थर्ड का आप लोग पता होगा, थर्ड का कितना हो, चलो नहीं पता तो याद तो करना पड़ेगा आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा आपको। -1.51 होता है। फोर्थ का कितना होता है, तो फोर्थ का -0.85 होता है। फिफ्थ का होता है -0.54 होता है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो सिंगल एटम का है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिख रहे हैं हम लोग। आप यहाँ ध्यान देना कि देखो पहला दोनों में गैप काफी 10 का गैप ऑलमोस्ट, थर्ड एंड सेकंड ऑर्बिट में कितने गैप है, ऑलमोस्ट 1 पॉइंट कितने का, 1 पॉइंट देखोगे तो 1.9 के आसपास का गैप है शायद। ठीक है, फिर यहाँ देखो इसमें गैप और घटा, इसमें गैप और घटा, और ऐसे कैसे करते करते जब n इनफाइनाइट पहुंचेगा तो उसका एनर्जी क्या होता है, 0 होता है। यानी N5 से लेके इन्फिनिटी बहुत सारा, और यहाँ पे इनफाइनाइट ऑर्बिट्स है, उसके बीच में गैप कितने का है, बस 0.54 के गैप में ही बहुत सारा ऑर्बिट पास में आ गया। यहाँ पे 10, ऑलमोस्ट 10, ये 11 का गैप यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, 10.2 वोल्ट का गैप दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इतने के गैप में बस एक ऑर्बिट आया है,
लेकिन आप देखोगे कि N5 के बाद N इन्फिनिटी, यानी यहाँ बीच में इनफाइनाइट ऑर्बिट्स है और गैप एनर्जी गैप कितने का 0.54 का बस है। तो इन 0.54 के गैप में आपके पास इतना सारा ऑर्बिटल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे से आप ऊपर मूव करते हो ना, जैसे से न्यूक्लियस दूर जाते हो, आपका एनर्जी लेवल आपस में मर्ज करते चला जाता है। एनर्जी लेवल क्या होता है? मर्ज करते चला जाता है। वही आपको यहाँ समझाने का मैं कोशिश किया हूँ कि यहाँ पे देखोगे तो 3D फैमिली में अगर 4s 4 और 3 में इतना गैप है, तो 5 यानी 4D फैमिली में आपका गैप डिक्रीज करेगा, आपका गैप डिक्रीज करेगा। थर्ड थर्ड का बात करते हैं, 5D सीरीज का बात करते हैं, वहां फिलअप क्या होगा? 6s होगा और क्या होगा? 5D होगा, 5D होगा। तो और इसका गैप और कम हो जाएगा, गैप और कम हो जाएगा। ठीक है, अब गैप कम करने से मेरा लॉजिक क्या है, तो ध्यान देना। अगर मान ले की तरह इधर इसका बात कर रहे हैं, 3D फैमिली का अगर बात कर रहे हैं, 3D फैमिली का एटम अगर ओवरलैप कर रहा होगा, तो अगर बात करते हैं एक यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट का अपना 4s है और उसका 3D यहाँ होगा मान लेते हैं। दूसरे एलिमेंट का 4s नीचे होगा जो ओवरलैप करने वाला है, और उसका 3D क्या होगा? और नीचे होगा। तो ये दो एलिमेंट हम ड्रॉ कर दे रहे हैं आपके लिए, दो एटम जो ओवरलैप करने वाला है। यहाँ जो ओवरलैप किस बीच हो रहा है? डी में हो रहा है। तो डी ओवरलैपिंग यहाँ से लेके यहाँ तक में हो रहा है। डिस्टेंस इन दो डी में डिस्टेंस इतना ज्यादा है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक में सोचो कि आपको ओवरलैप करना है। वही बात करते हैं किसका? अगर 4D सीरीज का हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान देना, जो 4D सीरीज का अगर बात करोगे, तो वहां पे अगर एक एलिमेंट का 5s यहाँ पे है, एक एटम का 5s अगर यहाँ पे मान लेते हैं, तो उसका 4D यहाँ पे होगा। और दूसरे एटम का मतलब 5s यहाँ पे है, तो उसका 4D पास में होगा, उसके पास में। तो यहाँ पे डी ओवरलैप कितना दूर में करना था? यहाँ पे डिस्टेंस अगर देखोगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर देखो, तो यहाँ पे डिस्टेंस ऐसा है, यानी ओवरलैप यहाँ से यहाँ तक में करना है इसको है। ठीक, अगर थर्ड सीरीज का हम बात कर रहे हैं, अगर हम थर्ड सीरीज का बात कर रहे हैं, तो इसका जो ओवरलैपिंग है उसको आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखोगे, यहाँ से इसका अगर एक एटम यहाँ पे 6s है, तो उससे सटा हुआ क्या होगा? 5D होगा, ऑलमोस्ट सटा हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे 6s है, उससे जस्ट सटा हुआ क्या होगा? 5D होगा। और नीचे में 6s मान लेते हैं, कोई एलिमेंट है, एटम का है, उससे जस्ट सटा हुआ क्या होगा? 5D होगा। इसका इसका डी कहाँ है? यहाँ, और यहाँ ओवरलैप कर रहा है, यानी इसको जो ओवरलैपिंग करना है वो यहाँ से यहाँ तक करना है, यानी यहाँ से ओवरलैप करना है। तो आपको मैं समझा रहा हूँ कि जैसे आप नीचे मूव करो ना, आपका ओवरलैपिंग का डिस्टेंस घट रहा है। ओवरलैपिंग का डिस्टेंस अगर घटेगा, तो जैसे आप नीचे मूव कर रहे हो, तो ओवरलैपिंग का डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ओवरलैपिंग डिस्टेंस अगर डिक्रीज करेगा, तो आपका जो बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, ओवरलैपिंग डिस्टेंस घट रहा है, ओवरलैपिंग डिस्टेंस घटेगा तो क्या होगा? आपका ओवरलैपिंग बेटर होगा। बेटर ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। बेटर ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? आपका बॉन्ड क्या होगा? आपका बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो उसको क्या होगा? उसका मेल्टिंग, उसको दूर भेजना क्या होगा? उसको ब्रेक करना क्या होगा? ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। तो नीचे आने से क्या होता है? मेटल मेटल का ओवरलैपिंग अच्छा हो रहा है, मेटल मेटल का ओवरलैपिंग अच्छा हो रहा है, तो नीचे आने से क्या होगा? आपका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, या मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? आपका इंक्रीज करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसलिए नीचे जब मूव करते हैं तो आपका ये वैल्यूज क्या हो रहा है? वैल्यूज आपका इंक्रीज करता है। तो ये आपका रीजन, इसको ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपको एग्जाम में क्या लिखना है तो भी ध्यान देना। अगर एग्जाम में पूछता है कि डाउन द ग्रुप आयन से आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों करता है, ठीक है, तो आपको रीजन क्या करना, आपको ध्यान देना। तो अब यहाँ समझोगे, यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, तो आपको एनसीडी का लाइन लिखना है। आपको अपने एग्जाम में जो मैं समझा रहा हूँ वो छोड़ दो, आपको एनसीडी का लाइन है उसको लिखना है। तो एनसीडी का लाइन क्या दिया हुआ है तो ध्यान देना। देखो, जो नीचे का एलिमेंट है उसके लिए वर्ड यूज करता है हैवी मेटल्स। जो नीचे का एलिमेंट होता है उसके यूज करता है यहाँ पे हैवी मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ बोला हुआ है देयर इज much more frequent metal metal bonding in compounds of the heavy triisometal। ठीक है,
और यही इसका रीजन होगा नीचान से आपका बढ़ने का। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि नीचान से आपको आंसर क्या लिखना है बोर्ड्स में, तो बोर्ड्स में इस आंसर को लिखना है। नीचे का जो मेटल है उसमें क्या होता है, मोर फ्रिक्वेंट होता है मेटल मतलब बॉन्डिंग। अभी चूंकि ज्यादा डीप में एनसीईआरटी गया नहीं हुआ, तो आप ज्यादा डीप में जाकर एक्सप्लेन बोर्ड में नहीं करना है। बोर्ड्स में एक्स्ट्रा दिमाग अप्लाई नहीं करना है, उससे आपका नंबर घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, बोर्ड्स के लिए हमेशा रखना कि बोर्ड्स में ज्यादा आपको दिमाग नहीं फॉलो करना है। एनसीईआरटी का लाइन से अगर आपके काम का है उसे डायरेक्टली कॉपी कर लेना है, उसे डायरेक्टली कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो ये सोच सकते हैं हम लोग। अब ध्यान देना, तो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली आप लोग पढ़े हो, नॉर्मली जो आपका डी ब्लॉक या ट्रांजिशन फैमिली का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है ज्यादा हाई होता है। ठीक है, यहाँ समझाया हुआ है द ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी मच हार्ड एंड लो हैव लो वोलेटिलिटी, यानी इसका क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हाई होगा। ठीक है, इसमें एक्सेप्ट क्या बोला है, इसमें जिंक कैडमियम मरकरी नहीं बोला गया है, एक्सेप्शन है जिंक कैडमियम मरकरी। जिंक कैडमियम मरकरी क्या होता है, सॉफ्ट होता है और उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, मतलब वो जल्दी मेल्ट करेगा और जल्दी बॉयल कर जाता है। तो इसका रीजन क्या होगा, बहुत सिंपल है ना, जिंक कैडमियम मरकरी। आखिर एक्सेप्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि जिंक कैडमियम मरकरी का तुम कॉन्फ़िगरेशन चेक करेगा ना, तो उसमें क्या होगा, इनका डी डी10 होता है। डी10 मतलब डी में कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी में कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बस इसका जो ओवरलैपिंग का फंडा बताए थे। ठीक है, इसका आउटर मोस्ट एस है 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, मेटालिक बॉन्डिंग में जाएगा, इससे मेटालिक बॉन्डिंग पॉसिबल है 2 इलेक्ट्रॉन कारण। बट डी10 होगा तो डी10 में के कारण तो डी फुली फिल्ड है, तो डी ओवरलैप क्या होगा, एब्सेंट होगा, इसमें डी ओवरलैप का फंडा नहीं होगा, ये ओवरलैपिंग एब्सेंट होगा, ये ओवरलैपिंग क्या होगा, ओवरलैप नहीं होगा। तो डी ओवरलैप नहीं होगा तो बस मेटालिक बॉन्डिंग है, तो मेटालिक बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, तो क्या होगा, जिंक कैडमियम मरकरी क्या होता है, ये जब ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, यानी अपने पीरियड में सबसे लोएस्ट होता है। ठीक है, यहाँ दिखाया नहीं हुआ है, जिंक कैडमियम मरकरी सबसे लोएस्ट होगा। ठीक, इसमें एक और खास बात ध्यान देना, इसमें एक और खास बात को समझना, तो उसी को समझो यहाँ पे। जिंक कैडमियम मरकरी में एक चीज और क्या ध्यान देना आपको, अगर पूछेंगे आपसे कि जिंक कैडमियम मरकरी में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रखोगे, नॉर्मली क्या, नॉर्मली डी ब्लॉक में देखो नीचे बढ़ता है, नीचे बढ़ता है। ठीक है, नॉर्मली डी ब्लॉक नीचे देखो बढ़ रहा है। बट अगर बात करोगे जिंक कैडमियम मरकरी का, तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जिंक का हाईएस्ट होगा, फिर कैडमियम का होगा और फिर मरकरी का होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यार जिंक कैडमियम मरकरी में डीडी ओवरलैप तो हो नहीं रहा है, इसका फंडा खत्म, तो बस क्या है, बस मेटालिक बॉन्डिंग है ड्यू टू S2, यानी ऐसे कर बस मेटालिक बॉन्डिंग है। तो मेटालिक बॉन्डिंग है तो हमको पता है कि मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्या होगा, जब साइज बड़ा हो तो घटेगा। जिंक कैडमियम मरकरी में नीचे साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज करता है। तो मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, इसलिए क्या होता है, उनका बॉलिंग मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो भी है वो घटेगा। ठीक है, तो बाकी सब एलिमेंट में रिवर्स का जो भी है ऑर्डर उल्टा चलेगा जिंक कैडमियम मरकरी में, यानी जिंक कैडमियम मरकरी में एस ब्लॉक वाला फंडा चलेगा, एस ब्लॉक वाला कि नीचे जब मूव करेंगे तो आपका मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ घटेगा, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आपका डिक्रीज करेगा, आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये फंडा रहेगा इसके यहाँ पे। तो ये रहेगा, हम लोग समझ आ चुका है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग कैसे याद रखना है। ठीक है, इसमें एक और चीज रखना, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आप लोग को समझ में आ चुका पूरा। ठीक, तो ध्यान देंगे, अगर हम बात करते हैं हम कुछ वैल्यूज का, तो देखो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर समझ में आ गया। सेम देखना, सेम एक ग्राफ बना होगा, सेम ग्राफ को बना होगा एटोमाइजेशन थैलेपी का। तो नेक्स्ट पेज में डिस्कस कर रहा हूँ एटोमाइजेशन थैलेपी, तो ऑलमोस्ट रीजन वही देंगे हम लोग, रीजन वही देंगे, और यहाँ ग्राफ बना हुआ है, तो देखो यहाँ पे वैसे ही ग्राफ है पूरा, पहले बढ़ा है, पहले एटोमाइजेशन थैलेपी क्या है, आपका इंक्रीज किया है। ठीक है, ध्यान रखो, चलो यहाँ पे आपका एटोमाइजेशन थैलेपी का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, एटोमाइजेशन थैलेपी जब अब ग्राफ देखोगे तो उसमें डेटा को ट्रेंड वही चल रहा है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करेगा, मेटालिक बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा। एटोमाइजेशन थैलेपी जो है मेटालिक बॉन्डिंग के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो ध्यान देना वही का वही ट्रेंड फॉलो कर रहा है, पहले बढ़ रहा है, अभी देखो बीच में डिप किया है। ठीक है, बीच में डिप किया है, तो सारा ट्रेंड वही ऑलमोस्ट फॉलो कर रहा है, ये आपको समझ आना चाहिए। अब देखो इसका वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा सा इसका वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं।
तो वैल्यूज कॉपी करके देखते हैं कि अपना काम का इस इवेंट क्या क्या है। तो एटमाइशन थेरेपी का जो वैल्यूज होगा ऊपर आपको टेबल में मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, तो कहाँ पे, तो ध्यान देना। अगर इस वैल्यू को अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो ध्यान देना, यहाँ पे देखो 326 इंक्रीज हुआ है। आप क्रोमियम में एटमाइशन थेरेपी घटा है, ये ध्यान देना, ये आपको इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम का वैल्यू घटा है, जो ग्राफ में आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। आप ग्राफ देखोगे, ग्राफ में शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। चेक कर लेते हैं एक बार ग्राफ भी, और अब ग्राफ चेक करोगे तो आपको दिखेगा क्रोमियम में शायद बढ़ा दिया है, क्रोमियम में बढ़ाया हुआ है। तो ग्राफ बहुत स्मूथ बना दिया है, इतना स्मूथ अपना वैल्यूज नहीं है जितना ग्राफ स्मूथ बना हुआ है। तो आपको वैल्यूज से मतलब है, ठीक है। क्रोमियम में घट क्यों रहा है इसका रीजन अभी मैं दे नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो आपको तो सारा को रीजन आउट करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो जितना रीजन हम लोग दे सकते हैं उतना हम लोग रीजन को पकड़ना है, ठीक है। बाकी जो होगा उसको मैं कभी उसका वैल्यू अगर कुछ रीजन आउट निकलता है तो मैं आपको बता दूंगा क्रोमियम क्यों नीचे डिप कर रहा है, ठीक है। तो आपको डाटा को याद रखना अच्छे से। तो ध्यान देना, हम लोग बात कर रहे हैं एटमाइशन थेरेपी का। यहाँ तो बड़ा था, यहाँ पे एक डिप किया, एम एन बहुत ज़्यादा डिप कर गया, एम एन बहुत डिप किया। तो एम एन का तो रीजन समझ में आ गया कि एम एन डी फाइव होता है, उसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छे से होता नहीं है, ठीक है। इसलिए एम एन डिप किया है। फिर आयरन बड़ा हो गया, फिर आपका आयरन के बाद देखो तो आयरन में बड़ा हो गया, तो आयरन में 4 पेल्ट्रॉन था। तो आयरन बड़ा हुआ तो उसके बाद क्या होगा, कोबाल्ट को घटना चाहिए था, बट कोबाल्ट घटा नहीं, कोबाल्ट बड़ा हो गया है। अनपेल्ट्रॉन का फंडा पे चलेंगे तो कोबाल्ट को हटना चाहिए था, बट घटा नहीं, वो बड़ा हो गया, ठीक है। निकल भी ज़्यादा लार्ज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हम जो सीख रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट में ज़्यादा अच्छे से एप्लीकेशन हो रहा है। एटमाइसिन थेरेपी में एप्लीकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में वो अप्लाई ज़्यादा अच्छे से हो रहा था, अनपेल्ट्रॉन का जो फंडा था, ठीक है। एटमाइसिन थेरेपी में वो फंडा फुली अप्लाई नहीं हो रहा अच्छे से, ठीक है। अब देखोगे फिर कॉपर में डिप किया है, तो कॉपर में डिप किया, तो कॉपर में डिप करने का रीजन आप बोल सकते हो कि डिटेन हो चुका है। डिटेन S1 तो ओवरलैपिंग, इसमें जो डीडी ओवरलैपिंग है फंडा खत्म हो चुका है, ठीक है। जिंक में और डिप कर गया है, जिंक में और डिप कर गया है, तो जिंक में और डिप क्या मतलब, जिंक में डिटेन S2 है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या याद क्या करना बता रहा है आपको, आपको इसमें देखना है। कभी कभी पूछता है कि किसका एटमाइसिन थेरेपी सबसे मिनिमम होगा, तो मिनिमम किसका हो, तो वैल्यूज को थोड़ा याद कर लेना आपको। तो मिनिमम क्या होगा, चलो मिनिमम वैल्यू इसके लिए है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद किसका होगा, तो इसके बाद होगा एम एन का सेकेंड मिनिमम, ठीक है। उसके बाद किसका होगा, तो उसके बाद होगा स्कैंडियम का, और फिर वो कॉपर का, ठीक है। तो इतना ज़्यादा नहीं करना आपको। और मैक्सिमम किसका होता है, तो मैक्सिमम इसका होता है। तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा। ये क्रोमियम एक्सेप्शन है, आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रेंड को ओवर नहीं कर रहा है, और एक्सेप्शन का सीरीज है कि यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे तीनों बड़ा। तो ये डाटा को अगर दिमाग सेट करोगे तो अपने काम का डेटा क्या है कि मिनिमम वैल्यू किसके लिए होता है, तो मिनिमम वैल्यू होता है किसके लिए, मिनिमम वैल्यू होता है इसके लिए, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू को समझना चाहिए मिनिमम वैल्यू किसके लिए है, और सेकेंड मिनिमम होता है किसके लिए, इसके लिए होता है। ये एटमाइशन के लिए आपको ये दो चीज याद रखो आप लोग, ठीक है। और क्रोमियम ट्रेंड से तो हटेगा, यानी क्रोमियम का मैक्सिमम नहीं होता है, मैक्सिमम वैल्यू होगा किसके लिए, वैंडियम के लिए। ये आपको याद कर लेना है। अब ध्यान देंगे, अगर बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का, और बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का, तो मेल्टिंग पॉइंट में कैसे याद करना है आप लोगों को, तो ध्यान देना। तो अगर आपसे पूछेगा कि किसी भी डी सीरीज में मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू किसका हाई होता है, देखो यहाँ पे अगर इस डाटा इस ग्राफ पर देखोगे तो एम एन का वैल्यू बहुत नीचे है, और एम एन अगर ग्राफ को अगर तुम टच करोगे तो एम एन का जो वैल्यू होगा ऑलमोस्ट निकल से नीचे है और कॉपर से ऊपर है, ठीक है। कॉपर से नीचे भी किसका होगा, जिंक का होगा, कॉपर से नीचे किसका होगा, जिंक का होगा, ठीक है। तो कॉपर से नीचे जिंक का होगा, ये ध्यान देना, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट में अगर सबसे लोएस्ट किसका होगा, तो जिंक का होगा, और फिर कॉपर का होगा, और फिर एम एन का होगा। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। बाकी तो ट्रेंड को फॉलो करेगा, टाइटेनियम से ऊपर बड़ा होगा, उसके बाद इस ए फैमिली आ जाएगा पूरा,
Fe कोबाल्ट निकल, उसके बाद हो जाएगा Mn, उसके बाद क्या होगा कॉपर, लास्ट में हो जाएगा जिंक। ऑलमोस्ट सेमी ट्रेंड सबके साथ नहीं, बाकी सब में क्या है, बाकी सब मतलब डिप नहीं हुआ है। जैसे टीसी का बात करेंगे तो टीसी का डिप उतना ज्यादा नहीं है, वो आर बस रुबिनियम से नीचे आया है, बाकी से नीचे नहीं आया है। बाकी अगर आरई का बात करो तो आरई उतना डिप नहीं किया है, ठीक है। तो हमको ज्यादा इंटरेस्ट है 3D फैमिली में, तो हमको 3D का फैमिली का हमको डाटा याद होना चाहिए। तो हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3D फैमिली, तो 3D फैमिली का वो समझ में आना चाहिए, 3D फैमिली का सीरीज कैसे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी देखोगे, यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये भी आपको देखना है। यहाँ देखो, यहाँ ग्राफ को चेक करो, यहाँ पे ग्राफ में सबसे डिप कौन किया है, तो एजी सबसे नीचे डिप किया है, यानी कॉपर, कॉपर एजी और एयू फैमिली का बात कर रहे हैं तो इस फैमिली में थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी से। बाकी सब में क्या होता है, नीचे से बढ़ता है, नीचे से बढ़ता है, यानी बाकी फैमिली डाउन द ग्रुप में क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। लेकिन कॉपर एजीयू का बात कर रहे हैं तो कॉपर एजीयू में कॉपर हाईएस्ट दिख रहा है ग्राफ में, कॉपर के बाद क्या है, गोल्ड है, और गोल्ड के बाद क्या है, सिल्वर है। ये होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर इसमें, यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर अगर बात करते हैं कॉपर फैमिली में, तो कॉपर का हाईएस्ट होगा, फिर होगा गोल्ड का, और फिर होगा सिल्वर का। एक बार मेरे को डाटा भी चेक करने दो, मे बी ग्राफ में कुछ रॉन्ग हो सकता है, तो मैं डाटा चेक करके फिर इसको कंफर्म कर दूंगा आप लोग को, ठीक है। डेटा इनसाइट भी दिया नहीं हुआ है, डेटा मेरे को वेरीफाई करने दो किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से, इसको कंफर्म कर दूंगा मैं। लेकिन अभी ग्राफ अगर देखते हैं तो ग्राफ के अकॉर्डिंग तो ये चीज आपको आपके लिए कंफर्म हो रहा है ग्राफ से, ठीक है। तो वो डेटा से इसको कंफर्मेशन देने दो मेरे को। ओवरऑल हम लोग पढ़ लिया, हम लोग एटमाइसिन एंथैल्पी और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे चलता है, कहाँ पे एक्सेप्शन हो सकता है, उसको याद कैसे करना है आपको समझ में आ चुका है, ठीक है।